आप लोगों को घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले 50 का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दूसरे वीडियो में। उसको देखने के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उसमें जाकर चले जाना। चलो शुरू करते हैं। सभी भक्ति संतों का मध्य एक समान विशेषता थी। मैंने सभी भक्ति संतों का एक मध्य एक समान विशेषता क्या थी? ऑप्शन हो जाएगा ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसने भक्त समझते थे। मैंने जितना जिससे भक्ति संत थे न, वो अपने वाणी की भाषा में अपने शब्दों में आसान भाषा में लिखे थे। मैं कहने का बात देखो, कहने का मेरा यही बात है। देखो, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। भक्ति आंदोलन का संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुत ने देश के भ्रमण किया और कई प्रकार के लोगों को से मिले जिनके विचार भिन्न थे। मैंने कई प्रकार से जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों को भाषा को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्हें हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं में उन्हें बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषा में देते। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषा में अपने क्षेत्र के भाषाओं में देते थे, ताकि वहाँ के उन उपदेश आसानी से सुन सके और समझ सके। इसी क्षेत्रीय भाषा को विकास हुआ। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब हार मिला? तो ऑप्शन ए डी होगा 1178 को। 1178 को बता रहे हैं आपको इसका डिटेल्स। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर 1178 में क्या किया? आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलांड चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था, दूसरा था। समय मैंने 1178 के गुजरात का आक्रमण के समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। अपने भाई भीम को सेनापति द्वितीय को भेजा। साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास कासहंद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। तो कासहंद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी को भारत का पहली हार थी। यही गौरी को भारत की में पहली हार थी। 53 निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधी के सही उल्लेख नहीं है? जो मुख्य विरोधी सही उल्लेख नहीं है। क्या हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर ने किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम ने किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध और टिपू सुल्तान और मराठा ने किया था। इनमें से एक से अधिक कौन इसमें गलती है? सब गलती हैं। सब इसमें से गलती हैं। देखो बताएं आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम के साथ लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी आ जाएगा, प्रश्न दे देगा। पानीपत के प्रथम पहला नंबर प्रश्न होगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तब क्या बताएंगे? 21 अप्रैल 1526 में हुआ। तो आ जाएगा किसके साथ हुआ था? तब बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध अप्रैल 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के साथ हुआ। अच्छा, आ जाएगा जो हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। कब? तो अप्रैल 1576 में। फिर आ जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 15 नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के तथा अकबर के बीच सेनापति के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना की विजयी हुई। समझ में आया? देखो बताना फिर से।
पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध प्रथम युद्ध अप्रैल 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर के साथ हुई, जिसमें अकबर की विजय हुई। अगला प्रश्न, मैं छूटता हूँ क्या प्रश्न? क्या होगा भाई? हो गया, चलो सॉरी, इसके लिए टाइम वेस्ट होगा। दिल्ली सुल्तान के दौरान मुकदम या चौकीदारी चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? दिल्ली सल्तनत में के दौरान मुकदम या चौधरी पद का किस इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तब ऑप्शन ए हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए। गांव के सरपंच के लिए क्या किया जाता था? मुकदम या चौधरी पद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुद या मुकदमा या चौधरी नामक शब्द का गांव के सरपंच के लिए उपयोग किया जाता लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र होने के लिए काम करते थे। देखो, ये 68वीं बीपीएससी के लिए पूछा गया प्रश्न है। तबक़ात अकबरी, जिसे कभी भी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? देखो, प्रश्न है, मैं समझा रहे। तबक़ाए अकबरी, जिसे कभी भी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तबक़ाए अकबरी जो है न, कभी कभी अबुल फजल से अकबरनामा से अधिक है, अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन बी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। तो हैं 56। तबक़ात अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगलकालीन इतिहास को जानने में इसका साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने मुगलकालीन इतिहास को जानने में बहुत तबक़ाए अकबरी बहुत मैंने निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई है, ये बहुत मैंने जानकारी मिलती हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उभय नगरीय बस्ती की स्थापना की? मैंने कौन प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उभय नगरीय बस्ती की स्थापना की? ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय अपनी माता के नाम पर नागलपुरम एक नगरीय बस्ती बसाए। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक ये क्या किए थे? मैंने शासन किए थे। कृष्णदेवराय ने 1509 से 1500 कम से कम 20 वर्ष तक शासन किए थे। विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के शासक था। किसके शासक थे? तुलुक वंश का शासक था। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माने थे। इसे विजयनगर का साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माने, बहुत अच्छा प्रतापी शासक माना जाता था। किसको? कृष्णदेवराय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर अपने नागालपुरम, जिस जिले वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है।
कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम नागालंबा के नाम पर नागालंबापुरम जिले वर्तमान में नागालमपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपतम जिले में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समुद्र की विजय के लिए किसके नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी होगा मलिक गफूर को नियुक्त किया गया था। देखो इसके बारे में, देखो CDPO में पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समुद्र की विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। वहाँ के शासक वीर बलादित्य था। तीसरा था, दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक गफूर को जाता है। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक गफूर को जाता है। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रिहाला। ऑप्शन रिहाला हो जाएगा। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को को प्रांत का रहने वाला था, जो मुहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मुहम्मद तुगलक कालीन नीतियों को आलोचना की। देखो बता रहे, देखो जो इब्न बतूता जो अफ्रीका का था, अफ्रीका प्रांत था रहने, जो मुहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया था। किसके काल में आया था? मुहम्मद तुगलक के अथी में आया था। किसका काल में आया था? मुहम्मद तुगलक के काल में आया था। इसने अपनी यात्रा अरबी में लिखा है। इसने अपनी यात्रा का अरबी में लिखा। इसका नाम पुस्तक का नाम क्या था? रिहाला।